मैं संतोष कुमार मिश्रा, वाणिज्य प्रवक्ता, बिहारी लाल इंटर कॉलेज दनकौर, गौतम बुद्ध नगर। आज आप लोगों को फर्म का पंजीयन एवं समापन के बारे में अध्ययन कराऊंगा। इससे पहले क्लास में मैंने आप लोगों को साझेदारी की परिभाषा, गुण, दोष, साझेदारी के प्रकार तथा साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व एवं साझेदारी संलेख के बारे में बता चुका हूँ। अब हमारा साझेदारी पंजीयन एवं समापन के बारे में। सबसे पहले साझेदारी का पंजीयन फिर समापन। साझेदारी फर्म का पंजीयन। साझेदारी फर्म का पंजीयन से क्या आशय है? तो सबसे पहले ये होता क्या है कि जब कोई साझेदार पंजीयन फर्म करते हैं तो उसको रजिस्टर्ड कराया जाता है। प्रत्येक स्टेट में एक रजिस्टर्ड कार्यालय होता है और उस रजिस्टर्ड कार्यालय में उस फर्म के नाम को पंजीकृत कराया जाता है। पंजीकृत कराने के बाद वहाँ से एक नंबर प्राप्त होता है। उस नंबर के बाद व्यवसाय प्रारंभ हो जाता है। साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है, परंतु कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फर्म के पंजीयन न कराने से साझेदारों को लाभ नहीं मिल पाता है। तो उस लाभ को प्राप्त करने के लिए साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए हमें साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना पड़ता है। साझेदारी फर्म के लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार कहा गया है किसी भी साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है, किंतु फर्म का पंजीयन न कराने की दशा में फर्म कुछ विशेष प्रकार के लाभों से वंचित रह जाती है। पंजीयन कराना लाभप्रद रहता है। अर्थात इस प्रकार ये है कि पंजीयन कराना अनिवार्य तो नहीं है, मगर कुछ ऐसे लाभ हैं जिनको न कराने से प्राप्त नहीं होता है। उस लाभ को प्राप्त करने के लिए हमें फर्म का पंजीयन कराना आवश्यक हो जाता है। अतः हमें फर्म का पंजीयन कराना पड़ता है। तो फर्म का पंजीयन किस प्रकार कराया जाता है, कैसे कराया जाता है, उसके बारे में बताते हैं। फर्म का पंजीयन कराने की विधि। फर्म की पंजीयन कराने की कौन कौन सी विधि है? तो सबसे पहला चीज़ क्या है, उसमें जो प्रोसेस होता है फर्म के पंजीयन कराने का, सबसे पहला प्रोसेस जो उसका होता है वह फार्म भरना होता है, निर्धारित फार्म भरना। तो रजिस्ट्रार कार्यालय में एक निश्चित शुल्क देकर फार्म लिया जाता है। उस फार्म को लेकर उसे भरा जाता है। उसमें प्रत्येक किस जगह पर बिजनेस करना है, उस स्थान का नाम, साझेदारी फर्म का क्या नाम होगा, साझेदारी फर्म का नाम लिखा जाता है, साझेदारों का पता, नाम और पता लिखा जाता है। इन सब बातों को फिलअप किया जाता है। सारी चीज़ें जब फिलअप हो जाती हैं तो वहाँ रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करना पड़ता है। तो इसके लिए वो निश्चित शुल्क जमा करना पड़ता है। अब दूसरी बात आती है, जब सब कुछ तो हो भर जाता है, साझेदारों के नाम, फर्म का नाम। फर्म का नाम का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? साझेदारी फर्म में सबसे मेन चीज़ होती है फर्म का नाम। फर्म का नाम के चुनाव करते समय कुछ विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। सबसे पहली सावधानी तो ये होती है कि फर्म उस नाम से रजिस्टर्ड नहीं हो सकती जिस नाम से पहले भी रजिस्टर्ड हुई हो। अर्थात पहले अगर किसी नाम से रजिस्टर्ड हुई है फर्म तो वह फिर उस नाम से रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। उसके लिए यह देखा जाता है, एक लिस्ट होती है कि पहले से रजिस्टर्ड हो या सरकार द्वारा प्रतिबंधित नाम ना हो। जैसे राज्य, राजा, रानी, साम्राज्य, रॉयल, इंपीरियर, किंग, क्राउन आदि शब्द नाम के आगे नहीं लगाया जाता है। तो ऐसी चीज़ों को, जो सरकारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, तो जो सरकार द्वारा जो है बाधित करती हैं, भ्रामक शब्द होते हैं, इन शब्दों को हम प्रयोग करके साझेदारी फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। तो इसके लिए फर्म के नाम का चुनाव करना पड़ता है। अगला, फर्म के रजिस्टर में प्रविष्टि। अब रजिस्ट्रार ऑफिस में जब पूरा सब फार्म भर के हम जमा करते हैं तो जमा करने के पश्चात रजिस्ट्रार पूरी तरह से फार्म को अवलोकन करता है, देखता है। जब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है वो संतुष्ट हो जाता है कि हाँ, इस फार्म को रजिस्ट्री करने लायक है। तो उस फार्म से उस फर्म को रजिस्ट्रार ऑफिस के रजिस्टर में उसे नोट किया जाता है और उसे प्रविष्टि कर ली जाती है, यह फर्म रजिस्टर्ड हो गया, और उसका एक नंबर दे दिया जाता है। और जो नंबर होता है उसके बाद से फर्म रजिस्टर्ड मानी जाती है। इस प्रकार वो फर्म रजिस्टर्ड के उसका सारे लाभ ले सकती है जो एक पंजीकृत फर्म को मिलता है। अर्थात पंजीकृत फर्म में जो जो लाभ मिलते हैं वो सारे लाभ
वो प्रोसेस करने के पश्चात प्राप्त होने लगते हैं। फर्म का पंजीयन ना कराने से या पंजीयन ना भरने से क्या प्रभाव होता है, यानी फर्म का अगर पंजीयन हम नहीं कराते हैं तो क्या कुछ मुझे नुकसान या फ़ायदा होता है। तो फर्म का पंजीयन न कराने से हमें बहुत से प्रभाव ऐसे होते हैं जो पड़ते हैं। जैसे अगर दो साझेदारों के मध्य कोई विवाद हो गया तो कोई साझेदार एक दूसरे पर मुकदमा नहीं चला सकता है। कोई साझेदार फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो तीसरे पक्षकार पर भी मुकदमा नहीं चला सकता है। फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो फर्म के ऊपर भी कोई साझेदार मुकदमा नहीं चला सकता है। फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो फर्म भी किसी साझेदार पर अपने वसूली के लिए कोई मुकदमा नहीं चला सकती। तो इस प्रकार कुछ जो आपसी हित होते हैं वह किसी प्रकार का लाभ नहीं ले पाते हैं। रजिस्टर्ड फर्म न होने से यह प्रभाव पड़ता है। अब अगला पार्ट, पंजीयन न कराने से प्रभावित ना होने वाला अधिकार। अगर पंजीयन नहीं होता है तो हमारे कौन कौन से अधिकार ऐसे हैं जो प्रभावित नहीं होते हैं। पंजीयन न होने पर भी फर्म से लाभों से हिस्सा ले सकते हैं। पंजीयन न होने पर भी तीसरा पक्षकार जो है हमसे मुकदमा हमारे पर कर सकता है। पंजीयन न होने पर भी फर्म तीसरे पक्षकार पर कर सकती है। पंजीयन न होने पर तीसरा पक्षकार फर्म पर मुकदमा भी कर सकता है। अर्थात ये जो है पंजीयन न होने के बाद भी ये सब चीज़ें किया जा सकते हैं। पंजीयन कराने के क्या लाभ हैं? पंजीयन करा लेने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। नंबर 1, पंजीयन करा लेने से कोई भी साझेदार अपने हित की रक्षा के लिए फर्म पर मुकदमा कर सकता है और फर्म से अपने हित को सुरक्षित करा सकता है। नंबर 2, पंजीयन हो जाने के बाद फर्म किसी साझेदार पर मुकदमा करके अपने हित को सुरक्षित कर सकती है। नंबर 3, पंजीयन होने के बाद साझेदारों का आपस में कोई टकराव है, यानी एक साझेदार दूसरे साझेदार या दूसरा साझेदार पहले साझेदार पर अपने हित के लिए सुरक्षित हो जाता है, वो मुकदमा कर सकता है। पंजीयन हो जाने पर कोई भी साझेदार तीसरे पक्षकार पर अपने हित के लिए या फर्म के हित के लिए मुकदमा कर सकते हैं। अगला, पंजीयन हो जाने पर फर्म तीसरे पक्षकार पर अपने बकाया राशि की वसूली के लिए मुकदमा कर सकता है। तो यह पंजीयन कराने के लाभ होते हैं। पंजीयन होने के बाद विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होने लगती हैं। साझेदारी फर्म का समापन या विघटन। जब साझेदारी फर्म है इसके कौन समापन क्या होता है। साझेदारी फर्म के समापन या विघटन से आशय जब फर्म अपना व्यवसाय बंद कर दिया जाती है, अर्थात कोई काम धाम नहीं करती है, सभी साझेदार अलग हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में साझेदारी फर्म का समापन कहा जाता है। यानी कोई साझेदार जब व्यवसाय में नहीं रहता, सभी साझेदार एक दूसरे से संबंध विच्छेद कर लेते हैं, उस स्थिति को हम साझेदारी फर्म का समापन या विघटन कहते हैं। साझेदारी के समापन से आशय या साझेदारी की समाप्ति से आशय। समापन या समाप्ति क्या होता है? साझेदारी फर्म अलग है, साझेदारी अलग होती है। साझेदारी के समापन से आशय होता है जब साझेदारों के बीच अनुबंध टूट जाता है, तो ऐसी स्थिति को साझेदारी का समापन कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, साझेदारी का समापन हो जाता है मगर फर्म का समापन नहीं होता है, साझेदारी चलती रहती है। तो वह समापन की स्थिति क्या होती है? जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाती है। कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाती है। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो साझेदारी फर्म चलती है मगर साझेदारी समाप्त हो जाती है। अगर पुराने साझेदारों के अनुपातों में परिवर्तन हो जाता है तो अनुपात बदलने मात्र से ही साझेदारी का समापन हो जाता है मगर साझेदारी फर्म चलती रहती है। तो इस प्रकार साझेदारी के समापन से आशय कि जो साझेदारी का वर्तमान स्वरूप है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन, उनके अनुबंध में किसी प्रकार का परिवर्तन साझेदारी का समापन कहलाता है। फर्म के समापन, अभी साझेदारी था, फर्म का समापन। फर्म के समापन से आशय जब साझेदारी अपना व्यवसाय बंद कर देती है, यानी सभी साझेदार का संबंध अलग हो जाता है, विच्छेद हो जाता है, व्यवसाय किसी प्रकार का नहीं चलता है, तो उस समापन को हम फर्म के समापन के नाम से जानते हैं। तो वहाँ फर्म का समापन, साझेदारी समापन पर ये आवश्यक नहीं है कि फर्म का समापन हो, परंतु फर्म के समापन पर साझेदारी का समापन अपने आप हो जाता है, क्योंकि फर्म जब बंद हो जाती है तो साझेदारी व्यवसाय अपने आप टूट जाती है।
साझेदारी की समाप्ति एवं फर्म की समाप्ति में अंतर। साझेदारी की समाप्ति और फर्म की समाप्ति में निम्नलिखित अंतर है। पहला, साझेदारी के समापन पर फर्म चलता है, जबकि फर्म के समापन पर फर्म का व्यवसाय बंद हो जाता है। साझेदारी समापन पर संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन होता है, जबकि फर्म के समापन पर संपत्ति और दायित्वों का वसूली हो जाता है। साझेदारी के समापन पर फर्म स्वतः समाप्त नहीं होता है, जबकि फर्म के समापन पर साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है। साझेदारी समापन में अंतिम चिट्ठे या आर्थिक चिट्ठे तैयार किए जाते हैं, जबकि फर्म के समापन में आर्थिक चिट्ठे तैयार नहीं किए जाते हैं। साझेदारी समापन में व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सकता है। फर्म के समापन में समस्त संपत्ति और दायित्वों का संपत्ति बेचकर दायित्वों का भुगतान कर जो बचता है साझेदारों में बांट दिया जाता है और फर्म समाप्त कर दिया जाता है। साझेदारी के समापन यानी फर्म के समापन की कौन कौन सी दशाएं हैं, किन किन दशाओं में फर्म का समापन हो सकता है, किन परिस्थितियों में फर्म का समापन होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फर्म के समापन की निम्नलिखित दशाएं हैं। नंबर 1, साझेदारी फर्म के समापन की निम्नलिखित विधियां हैं। ठहराव द्वारा समापन। ठहराव द्वारा समापन का मतलब जब आपस में हम शुरू में ही ठहराव करते हैं, अनुबंध करते हैं, अनुबंध करते समय ही यह निश्चित कर लेते हैं कि साझेदारी फर्म का समापन किन परिस्थितियों में कब किया जाएगा। जब किया जाएगा उस समय हम फर्म का समापन करते हैं। अर्थात साझेदारी का एक निश्चित कालीन साझेदारी होती है, साल, 2 साल, 5 साल। उस समय को व्यतीत होने के पश्चात हम साझेदारी फर्म का समापन स्वतः ही कर देते हैं, तो वह साझेदारी समापन हमारा ठहराव द्वारा समापन कहलाता है। ठहराव द्वारा समापन में आपस में पहले से ही निश्चित होता है कि यह कितने समय बाद होता है और उसके समय व्यतीत होने के बाद ही साझेदारी फर्म का समापन कर दिया जाता है। किसी एक साझेदार की इच्छा से नोटिस द्वारा समाप्ति। साझेदारी चलती है, साझेदारों के बीच में आपस में कुछ मनमुटाव हो जाता है या किसी प्रकार का वो रहता है। ऐसी स्थिति में मतभेद होने पर कोई एक साझेदार अपनी इच्छा से नोटिस देता अन्य साझेदारों को। किसी एक साझेदार की इच्छा से नोटिस देने मात्र से भी साझेदारी का समापन किया जा सकता है। इसमें सभी साझेदारों की सहमति होती है और वहाँ पर वो नोटिस देता है कि अब साझेदारी व्यवसाय को आगे न चलाया जाए। तो ऐसी स्थिति में वह साझेदारी का समापन किया जा सकता है। तो वहाँ पर साझेदारी का जो समापन होता है, उस साझेदार की जो नोटिस होती है उसमें कारण दिया होता है, क्यों नहीं चलाया जाता, उस कारण को अध्ययन किया जाता है और सभी साझेदार मिलकर उस पर विचार करते हैं और उसके पश्चात ऐच्छिक समापन उसका जो है साझेदारी का कर दिया जाता है। किसी आकस्मिक घटना के घटित होने पर समाप्ति। कभी कभी कोई आकस्मिक घटना घट जाती है और आकस्मिक घटना घटने के पश्चात साझेदारी का समापन करना पड़ जाता है। जैसे कभी क्या होता है कि कहीं जा रहे हैं, कोई एक साझेदार छोड़ के सभी साझेदार दिवालिया हो गए, एक साझेदार को छोड़ के सभी साझेदार की मृत्यु हो गई, या सभी साझेदार की सहमति हो गई, या घाटे में बिजनेस जा रहा है, आपस में सभी साझेदार सहमत हुए कि अब हमें साझेदारी बंद कर देना चाहिए, या किसी अन्य कारण से सभी साझेदार सहमत होकर कोई ऐसी बात आई जिसके कारण जो है किसी साझेदार की मृत्यु हो गई, इससे प्रभावित होकर सभी साझेदार, यानी कोई भी ऐसी आकस्मिक घटना जिसके कारण वह जो है सभी साझेदारों की सहमति से साझेदारों को बंद कर दिया जा सकता है। इससे साझेदारी का समापन हो सकता है। अनिवार्यता फर्म की समाप्ति। कभी कभी अनिवार्य रूप से फर्म को समापन करना पड़ता है। यह विशेष परिस्थितियां होती हैं। एक 3-4 ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर हमें फर्म को अनिवार्य रूप से समापन की घोषणा करनी पड़ती है और फर्म का समापन करना पड़ता है। जैसे नंबर 1 पर हमारा होता है कि एक साझेदार को छोड़कर सभी साझेदार की मृत्यु हो जाए या सभी साझेदार की मृत्यु हो जाए। अगला, एक को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया हो जाएं या सभी साझेदार दिवालिया हो जाएं, या कोई अवैध व्यवसाय चल रहा हो, या किसी शत्रु देश का साझेदार फर्म में साझेदार हो, या व्यवसाय लगातार हानि की दशा में चल रही हो,
या व्यवसाय को आगे चलाना किसी कारण संभव न हो, या जहाँ दो ही साझेदार हों, कोई एक साझेदार अस्वस्थ होने के कारण अवकाश ग्रहण कर लिया हो, या किसी भी कारण से, तो ऐसी स्थिति में फर्म का अनिवार्य समापन हो जाता है। जहाँ दो ही साझेदार में एक साझेदार व्यवसाय न करना चाहता हो, कुछ भी कारण होता है, ऐसी स्थिति में फर्म का अनिवार्य समापन हो जाता है और फर्म ऐसे समापन में अनिवार्यतया जो है व्यवसाय करना बंद कर देती है। अगला, न्यायालय द्वारा फर्म की समाप्ति। कभी कभी न्यायालय द्वारा भी फर्म की समाप्ति की घोषणा की जाती है। न्यायालय जब उचित समझती है कि ये फर्म आगे भविष्य में चलाने के योग्य नहीं है, ऐसी स्थिति में न्यायालय फर्म को जो है समापन की घोषणा कर सकती है। वह कई परिस्थितियां हो सकती हैं। पहली परिस्थिति ये है कि जब कोई साझेदार न्यायालय में अर्जी देता है कि उसके हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय पूरी जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने के बाद यदि उचित समझती है तो वह फर्म को समापन की घोषणा करने का आदेश देती है। कभी कभी उसके लिए वह अपना लिक्विडेटर या निस्तारक भी नियुक्त करती है कि उसके देख रेख में ही समापन किया जाए। तो इस प्रकार पहला केस है कि जब किसी साझेदार को ये वहाँ से एप्लीकेशन जाता है तो न्यायालय समापन कर देती है। दूसरा, यदि कोई व्यवसाय लगातार हानि की स्थिति में है, तो जब हानि की स्थिति में होती है तो ऐसी स्थिति में भी न्यायालय उसके समापन का आदेश दे देती है कि अब भविष्य में वो लाभ कमाने की स्थिति में नहीं है। वो जांच पड़ताल करती है और उसको जो है पुनः जो है हानि आ रही है, तो ऐसी स्थिति में वो पुनः समापन का आदेश दे देती है। तीसरा, यदि कोई शत्रु देश का साझेदार फर्म में साझेदार है, तो जब फर्म में साझेदार होता है तो जब तक वो शत्रु देश का है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उसको जो है फर्म के समापन का आदेश दे देती है और वह मान लेती है कि वो शत्रु देश के साझेदार होने के कारण ये फर्म आगे नहीं चलेगी। अगला, जब साझेदारों की संख्या 2 से कम या 50 से ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी न्यायालय द्वारा साझेदारों को समाप्ति का आदेश दे दिया जाता है, क्योंकि वह जो है मानक को पूरा नहीं कर रहा है और वैधानिक मान्यताओं के आधार में उसे समापन करना अनिवार्य हो जाता है और वह न्यायालय उसे समापन करती है। अगला, अवैध व्यवसाय। यदि कोई साझेदारी फर्म अवैध व्यवसाय कर रही है, अवैध व्यवसाय मतलब बिना लाइसेंस के कोई ऐसा कर रही है या स्मगलिंग का काम करने लगी या कोई ऐसा जो सरकार द्वारा प्रतिबंधित है उन चीज़ों का व्यवसाय कर रही है, तो ऐसी स्थिति में सरकार उस व्यवसाय को तुरंत बंद करने का आदेश दे सकती है और वह व्यवसाय जो होता है उसे हम न्यायालय द्वारा अनिवार्य समापन के रूप में रखते हैं। और कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां सभी साझेदार दिवालिया हो जाए या साझेदारों की मृत्यु हो जाए, तो भी न्यायालय चाहे तो उसे जो है अनिवार्य समापन का आदेश दे। कभी कभी कोई व्यवसाय ऐसा होता है जो देश के हित के लिए उपयोगी नहीं होता है, देश के हित में बाधक होता है और सरकार चाहती है कि इसे बंद कर दिया जाए, तो न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि इस व्यवसाय को जो सरकार के राष्ट्र के हित में नहीं है तो इसे अनिवार्य समापन कर दिए। तो ऐसी परिस्थिति में भी सरकारी जो है न्यायालय द्वारा समापन हो जाता है। तो न्यायालय द्वारा जो साझेदारी समापन की विधियां हैं ये 5 हैं। तो ठहराव द्वारा, किसी साझेदार की इच्छा द्वारा या कोई आकस्मिक घटना घट गई तो कभी कभी अनिवार्य समापन या सरकार द्वारा या न्यायालय द्वारा भी इसका समापन होता है। इसके पश्चात अगर समापन हो गया तो भी क्या कुछ दायित्व तो साझेदारों का बचता है, तो वहाँ पर हम आते हैं जब फर्म की समाप्ति हो जाती है उसके बाद क्या दायित्व होता है। जब फर्म की समाप्ति हो जाती है तो राष्ट्रीय या लोकल अखबार में इसकी सूचना हमें देनी पड़ती है कि हमारा फर्म आज के बाद से विघटित हो गया और उस समापन हो गया। उसके लेन देन पर हम कोई प्रभाव नहीं रहता है। अर्थात कहने का मतलब इसमें जो है अब किसी साझेदार का दायित्व नहीं है, इसकी सूचना उसे सार्वजनिक रूप से देनी पड़ती है। यदि
फर्म की समाप्ति के पश्चात कोई सूचना नहीं दी गई है तो ऐसी स्थिति में समस्त साझेदारों का वह दायित्व निर्धारित होता है। जो साझेदारी फर्म चल रही थी और जितना दायित्व होता था, तो उसके बाद भी अगर कोई घटना घटती है, उसका दायित्व आता है, तो सभी साझेदारों को उसमें उसका अधिकार दिया जाता है, अर्थात तो उनका दायित्व बना रहता है और उसके किए गए घाटे की पूर्ति साझेदारों द्वारा कराई जाती है। तो इसलिए जब भी साझेदारी फर्म का समापन होता है तो उसकी सूचना अन्य उसमें दे दी जाती है। कहने का मतलब किसी लोकल अखबार या कहीं भी सूचना सार्वजनिक कर दी जाती है कि साझेदारी समापन हो गया है और आज के बाद किए गए कार्यों के लिए हम लोग उत्तरदायी नहीं रहेंगे। इस बातों के लिए इसमें उद्देश्य रहता है। तो इस प्रकार हमने सबसे पहले आज जो पढ़ा सब साझेदारी का पंजीयन, किस प्रकार हम साझेदारी पंजीयन होता क्या है और कैसे हम साझेदारी का पंजीयन कराते हैं। साझेदारी पंजीयन कराने के बाद अगर नहीं कराते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है और करा लेते हैं तो कौन कौन से लाभ हमें मिलते हैं। ये तो साझेदारी पंजीयन था। उसके बाद साझेदारी का समापन क्या होता है और फर्म का समापन क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है और फर्म के समापन किस तरह कराया जाता है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। फर्म समापन कराने के पश्चात हमारे कुछ अधिकार या दायित्व क्या हैं, ये बताया गया। अब हमारे पास प्रश्न उठता है बच्चों, दो प्रश्न इस चैप्टर से बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है साझेदारी फर्म के पंजीयन से आप क्या समझते हैं और साझेदारी फर्म के पंजीयन से क्या समझने के पश्चात उसमें न कराने से क्या प्रभाव होंगे और कराने के बाद क्या क्या लाभ मिलेंगे, उसके पंजीयन कराने की कौन कौन सी विधियां हैं। उसके पश्चात दूसरा प्रश्न आता है फर्म के समापन से आप क्या समझते हैं, फर्म का समापन किस किस प्रकार से होता है या किस प्रकार से किया जाता है। इन दो क्वेश्चन को बोर्ड में काफ़ी पूछा जाता है। इन दोनों को आप संबंधित पुस्तक से तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद। हम अगले क्लास में फिर से मिलेंगे आप लोगों से। नमस्कार।